दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है, वो आपने आगे अच्छे से पढ़ लिया है और बारी-बारी से आप आगे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? आपको मैंने पिछले वीडियो में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ाया था, ठीक है? बेटा अब उसके आगे अपन पढ़ेंगे सिंगल फेज़ मोटर, है ना? और बेटा इसको बाद में पढ़ाने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये क्या है बेटा सबसे ज़्यादा आप घरों में यूज़ करते हो ना, सिंगल फेज़ सप्लाई होती है, तो उसी में यूज़ करते हो। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना आप एक चीज़ कि जब इसको बनाई जाती है कुछ विशेष पर्पस के लिए बनाएँगे तब इसको क्या बोला जाता है स्पेशल पर्पस, ठीक है? चलिए थोड़ा पहले समझते हैं और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आओ। तो आपका टॉपिक है एकल फेज प्रेरण मोटर। अब मुझे पहला चीज़ बताओ कि इसके अंदर फेजों की संख्या कितनी होगी? 1। आओ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड, है ना? यानी कि पृष्ठभूमि इसकी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे बनी होगी ये, ठीक है? चलिए। अगर बेटा मुझे बात सुनो कि अगर मान लो ये मेरी एक फेज है ना? अब इस फेज के अंदर मैंने सप्लाई दे भी दी, तो बेटा जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि सर ओरेस्टेड साहब क्या बोलते थे? ओरेस्टेड साहब बोलते थे कि यदि किसी चालक के अंदर आप धारा प्रवाहित करोगे तो बेटा इसके आस-पास एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बन गया? मान लो यहाँ पे फाई चुंबकीय क्षेत्र बन भी गया, लेकिन क्या ये फाई चुंबकीय क्षेत्र इस रोटर को घुमा पाएगा? नहीं, क्यों नहीं घुमा पाएगा? क्योंकि बेटा रोटर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में टॉर्क नहीं लग पाएगा, ठीक है? एक बात समझ में आई। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार अगर इस रोटर को मुझे घुमाना है, तो मुझे कम से कम क्या चाहिए होता है बेटा 2 फ्लक्स चाहिए होंगे, है ना? तब जाके इसका फ्लक्स इस रोटर को काटेगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये आपका फ्लक्स है मान लो। अब यहाँ पे मान लो आपका एक रोटर है, ये रोटर है मान लो और रोटर कौन-सा है बेटा केज प्रकार का है, स्क्वीरल केज, ये मान लो आपका रोटर है, ये रोटर है। चलिए, अब देखो जब ये तरंग यहाँ पर गई है, तो देखो बेटा इस तरफ धारा जा रही है, तो देखो घूमती हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो मिल गया, इसने इसको घुमा तो दिया, लेकिन बेटा हुआ क्या? ये कौन-सा नेचर है? ये कौन-सा नेचर है? तो आप बोलोगे सर ये कौन-सी सप्लाई है? एसी है। जो हर ये देखो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव एक सप्लाई में तो बेटा इसने क्या दिया यहाँ टॉर्क दिया और अगली ही सप्लाई में बेटा इसने क्या कर दिया जैसे ही इसने नेगेटिव पॉजिटिव हुआ ना तो बेटा इसने टॉर्क को वापस यहाँ कर दिया। तो देखो बेटा ये रोटर है ना वो इधर घुमा, है ना? भाई बल लगा तो इधर फ्लक्स आया तो इधर घूम गया। लेकिन बेटा तुरंत अगली ही मतलब पहली हाफ साइकिल में ये पहली हाफ साइकिल में बेटा फ्लक्स इधर की तरफ था तो रोटर इधर घुमा, फिर अगली साइकिल में इधर आ गया। तो बेटा ये क्या है? रोटर पूरी तरह से इधर 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 करने लग गया। इसको पूरी तरह से टॉर्क प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि घुमाने के लिए मुझे चाहिए टॉर्क। और देखो बेटा यहाँ पे जैसे ही मैंने फ्लक्स बनाया ना राइट हैंड नियम से, देखो कौन सा नियम लगाया मैंने? दाएं हाथ का नियम, ठीक है? अब देखो बेटा जैसे ही मैंने दाएं हाथ का नियम, तो घूमती हुई उंगलियां क्या बताएगी? मेरा चुंबकीय क्षेत्र। घूमती हुई अंगुलियां और एक क्या है बेटा? अंगूठा। मान लो बेटा अंगूठा मेरा धारा की दिशा बता रहा है, तो बेटा घूमती हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, जिसको मैं आप सोलेनॉइड से समझा सकता हूँ, है ना? कॉर्क स्क्रू से भी, है ना? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अब देखो बेटा अगर ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा स्वाभाविक रूप से इस वाइंडिंग के अंदर आ रही है ना? तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? इस तरफ। तो देखो फाई बनाया इस तरफ। लेकिन अगले ही सेकंड में बेटा ये पहली स्थिति थी और ये दूसरी। पहले प्लस माइनस आया, फिर ये जैसे ही सप्लाई चेंज हुई तो बेटा अब टॉर्क कहाँ लगने लग गया? यहाँ पर लगने लग गया। तो रोटर गति नहीं कर पा रहा था। रोटर मेरा इधर 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 हो रहा है लेकिन पूरा घूम नहीं पा रहा है और जब तक घूमेगा नहीं जब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ से बेटा वैज्ञानिकों को समझ में आया कि किसी भी रोटर को घुमाने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए बेटा मुझे कौन सा देना पड़ेगा? मुझे 2 टॉर्क की जरूरत होगी। क्या होगी बेटा? 2 टॉर्क की जरूरत होगी। तो आओ बेटा अब जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से होती है बेटा आपके सिंगल फेज की मोटर की शुरुआत, है ना? तो पहला क्या लिखोगे? जैसा कि हमें ज्ञात है बेटा कि घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने के लिए, घूमने वाले किसको बेटा? इस रोटर को घुमाने वाले, है ना? यानी कि घुमाने वाले चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की स्थापना के लिए बेटा कितने टॉर्क चाहिए? 2, ताकि बेटा एक जैसे ये इस तरफ घुमाए तो दूसरा आगे से और घुमा दे तो ये पूरा घूमने लग जाए, है ना? तो इसे घुमाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना के लिए 2 2 किसकी जरूरत होती है बेटा? 2 चुंबकीय क्षेत्र की या कम से कम 2 फेजों की जरूरत होती है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना के लिए कम से कम कम से कम कितने जरूरत होती है बेटा? 2 फेजों की जरूरत होती है। 2 फेजों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक फेज तो एक तरफ से बल दे देगा, फिर उसको खींचने के लिए दूसरा फेज भी तो चाहिए, है ना? हाँ, तो बेटा घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं? चलो अब वैज्ञानिकों को दिमाग में आया कि यार 2 फेज चाहिए और मेरे पास तो 1 फेज की सप्लाई है, कैसे किया जाए? तो मामला बेटा कहाँ आया कि देखो अब मुझे 2 फेज चाहिए तो मैंने क्या किया? ये मेरी जो एक वाइंडिंग थी ना बेटा इसके 2 टुकड़े कर दिए। मैंने क्या किया? ये मेरी एक वाइंडिंग थी, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। ये लो।
ठीक है? अब देखो बेटा ये एक वाइंडिंग के 2 टुकड़े हो गए, यानी कि पहला और ये दूसरा। अब देखना बेटा इस बिंदु को मैंने उठा लिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बेटा ये तो बना दी मैंने कौन-सी स्टार्टिंग वाइंडिंग और यहाँ से टुकड़ा करके बेटा ये क्या बना दी मैंने रनिंग वाइंडिंग। क्या बना दी? रनिंग वाइंडिंग। और इसी को बेटा आप आगे चल के क्या इसको कहते हैं मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग है ना? अभी सब पढ़ेंगे बेटा रनिंग क्या होती है, स्टार्टिंग क्या होती है ना? स्टार्टिंग यानी कि आरंभिक वाइंडिंग। और ये क्या है बेटा आपकी मेन वाइंडिंग और इसको लगाकर मैंने क्या करा दिया बेटा बीच में रोटर लगा दिया। अच्छा सर आपने ये बीच में रोटर डाल दिया, कौन सा डाला? स्क्वायरल केज सब बता दूंगा मैं आपको, है ना? अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये डाला तो मैंने देखा कि अगर ये टर्नों की संख्या बराबर है, अगर ये टर्नों की संख्या बराबर है तो बेटा जो यहाँ से आप करंट डालोगे वो बेटा पहले करंट जाएगी यहाँ से इसमें जाएगी, यानी कि आई इसमें जाएगी पहले बेटा स्टार्टिंग में और एक आई इधर जाएगी यानी कि आई मेन सप्लाई में, है ना? अगर बेटा टर्नों की संख्या बराबर है तो ये जाने वाली धारा भी बराबर होगी। मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। अब देखो बेटा वापस से वो राइट हैंड रूल लगाओ, इसका टॉर्क कहाँ लगेगा? यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बेटा इसका टॉर्क कहाँ लगेगा? यहाँ पर। बोलो मानते हो? मानते हैं सर। ये मेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग, है ना? इसका टॉर्क कहाँ लगेगा? यहाँ, इसका यहाँ। कैसे लगाया? राइट हैंड नियम से, राइट सीधे हाथ के नियम से। अब देखना बेटा बिल्कुल फील लेना क्योंकि इस चीज को फील लिया जाता है, ठीक है? अब देखो यानी कि इसका बल यहाँ लग रहा है, इसका यहाँ लग रहा है। अब रोटर फिर कंफ्यूज कि अब ये इधर भी बल लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो बेटा फिर मैंने क्या सोचा, फिर वैज्ञानिकों ने सोचा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये 2 फेज तो मैंने बना दिए। अगर इसके टर्न बराबर रख देते हैं, मान लिए कि इसके टर्न जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के फेज अगर मैंने क्या रख दिया बेटा, इसके बराबर रख दिए। इसके बाद मेन रनिंग के बाद, तो बेटा इनमें तो टॉर्क बराबर रहेगा और टॉर्क बराबर रहेगा तो फिर से वही दिक्कत आएगी, बेटा मोटर चल नहीं पाएगी, मोटर चल नहीं पाएगी। ये कब बेटा? जब इन दोनों के टर्न यानी कि मेन और स्टार्टिंग के टर्न कैसे होते हैं? बराबर, चल नहीं पाएगी। ठीक है? बिल्कुल सही। अब बेटा फिर से रिसर्च हुई कि भई अब क्या किया जाए? अब फाइनली ये डिवाइड हुआ कि ऐसा करते हैं कि ये जो वाइंडिंग है कौन-सी बेटा? ये आपकी कौन-सी है? मेन है और ये क्या है? रनिंग है। अच्छा, तो रनिंग की तो टर्न जो होते हैं बेटा, वो क्या है? ये क्या है? रनिंग है और ये क्या है बेटा? मेन। तो मैंने क्या किया? इस स्टार्टिंग का प्रतिरोध बढ़ा दिया। स्टार्टिंग का प्रतिरोध बढ़ाने का मतलब क्या है? थोड़ा सोचो बेटा इसको। इसका मतलब जैसे ही मैं प्रतिरोध का बढ़ाऊँगा यानी आरएल अपॉन ए, तो देखो बेटा यानी कि इसकी टर्न ज़्यादा होगी और मोटाई कम होगी। यानी कि बेटा मैंने ये सोचा कि स्टार्टिंग को मैं ऐसा करता हूँ पतली टर्न का और ज़्यादा लंबाई का बनाता हूँ। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि अगर मैं पतली बनाऊँगा और ज़्यादा टर्न का बनाऊँगा, तो बेटा इसका प्रतिरोध मेरा ज़्यादा हो जाएगा और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो बेटा मेरी करंट सिर्फ़ ये इसको चालू करने के लिए चाहिए कि ज़्यादा काम के लिए वेस्ट नहीं होगी। बहुत बढ़िया। ये कहाँ था बेटा? स्टार्टिंग का। अच्छा, अब सर मेन के लिए क्या करोगे? मेन सप्लाई के लिए? तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा मेन सप्लाई कि अपन क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध कर देते हैं कम क्योंकि सारी सप्लाई तो मेरे को इसी में डालनी है। ये वाइंडिंग कहाँ होगी? स्टेटर पे ही तो होगी, है ना? हाँ। तो यानी कि क्या होता है रो एल अपॉन ए। अगर बेटा लंबाई कम करोगे अनुप्रस्थ काट यानी कि इसको मोटी और कम टर्न की बनाओगे ना तो बेटा प्रतिरोध कम होगा। ये काम सिर्फ चालू करने के लिए आएगी और ये हमेशा जुड़ी रहेगी। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखो यानी कि अब इनके टर्न को बराबर नहीं रखा गया। तो रुको आगे चलो वापस नेक्स्ट पे। यानी कि अब बेटा फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि अगर यहाँ से आपकी सप्लाई जा रही है ना? तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगी? यहाँ से आपको कौन-सी सप्लाई मिलेगी? यहाँ से आपको मिलेगी स्टार्टिंग और ये क्या है? ओहो! ये स्टार्टिंग के टर्न्स हो गए और बेटा ये क्या है? आपके मेन, है ना? आपके मेंस के टर्न हो गए, है ना? अच्छा और इसके टर्न ज़्यादा रखोगे और पतली रखोगे, इसको थोड़ा मोटा रखा, ठीक है? चलिए, अब क्या हुआ देखना बेटा आराम से। ये हुआ, इससे ये हुआ बेटा इस स्टार्टिंग का प्रतिरोध क्या हो गया? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्न क्या रखे आपने? ज़्यादा और अनुप्रस्थ क्या रखा बेटा? कम। ये सब लिखूँगा बेटा डोंट वरी। ये स्टार्टिंग है, यानी कि ये क्या है बेटा आपकी मेन सप्लाई है, जो हमेशा इस लोड पे रहेगी। तो बेटा इसका प्रतिरोध क्या रखोगे? कम, ताकि सारी धारा क्योंकि कम धारा हमेशा कम प्रतिरोध पे जाती है ना। ये देखो आई कब जाएगी? जब मेरा प्रतिरोध कम होगा तभी तो धारा ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ से जो धारा जा रही है वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए, ठीक है? ओके। और यहाँ से मेरी धारा कम से कम जानी चाहिए, ठीक है? हाँ, देखो ये सिर्फ चालू करने के लिए काम में आएगी और ये आपका क्या है? रोटर है ना? तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है बेटा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कहाँ करोगे? स्टेटर पे करोगे वाइंडिंग, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, जब हमने क्या किया ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों इक्वल नहीं है यानी कि मेन के टर्न और स्टार्टिंग के टर्न क्या है बेटा बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। जब ये बराबर नहीं होंगे तो देखना बेटा क्या होगा, इधर से तो मेरा फ्लक्स आएगा phi m और इधर से मेरा फ्लक्स क्या आएगा phi s आएगा और बेटा इन दोनों का जो अंतर होगा ना उस अंतर पे बेटा इसके पे क्या लगेगा एक टॉर्क लगेगा। लेकिन ये टॉर्क भी कैसा होता है बेटा पल्सेटिंग प्रकार का होता है, इसलिए और ज्यादा टॉर्क चाहिए तो मैं स्टार्टिंग में क्या लगाता हूँ कैपेसिटर लगाता हूँ। ठीक है समझ गए? बहुत समझ गए। चलिए बहुत सही। तो आप क्या कहोगे बेटा दो फेज में क्या होता है बेटा कभी भी घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से नहीं बनता है क्योंकि क्योंकि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए
घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इस मतलब 2 फेजों की जरूरत होती है के लिए कम से कम 2 फेज की जरूरत होती है ताकि परिणामी परिणामी टॉर्क द्वारा या परिणामी फ्लक्स द्वारा क्या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सके, घुमाने वाला या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन सके, चुंबकीय क्षेत्र बन सके। अब देखो बेटा, चलो ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन गया, फ्लक्स के अंतर हाँ मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब ये बताओ, क्या ये पूरी तरह घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बना? क्या ये फ्लक्स जो था बेटा पूरी तरह घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाता है? नहीं बेटा, इसमें भी क्या हुआ, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मेरा पूरी तरह से घुमाने के लिए इतना सक्षम नहीं है। इसीलिए बेटा क्या था, सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। देखो क्योंकि परिणामी फ्लक्स जो इन दोनों का है ना बेटा, ये परिणामी यानी कि फाई एम और इसका अंतर, फाई एम और फाई एस का अंतर, बेटा ये परिणामी फ्लक्स जो है, क्योंकि परिणामी फ्लक्स पूरी तरह से कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है बेटा, पल्सेटिंग, एक पल्स के प्रकार का, पल्सेटिंग प्रकार का क्या बनाता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। पल्सेटिंग यानी कि मतलब जैसे एक पल्स आएगी तो इस तरफ और एक पल्स आएगी तो इस तरफ, ठीक है। हाँ, तो पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बनाता है। अतः बेटा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अतः सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। अतः सिंगल फेज मोटर क्या होती है बेटा, सेल्फ स्टार्टिंग कभी भी, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, नहीं होती है। अब बेटा हमें क्या करते हैं, टर्नों को बढ़ाकर घटाकर कैपेसिटर लगाकर फेज स्प्लिट करके इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है। तो आई होप आपको शुरुआती इसकी पृष्ठभूमि अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, समझ में आया, बहुत सही बहुत सही। अब देखो बेटा, आप जानते हैं ये सिंगल फेज मोटर है ना, तो इस पे घरों में कौन सी वोल्ट आती है, निम्न वोल्ट आती है 250, तो वही लगाओगे तो ठीक है बेटा। तो अब लिखेंगे, क्योंकि सिंगल फेज मोटर का वोल्टता स्तर 250 वोल्ट होता है, यहां से बेटा आपका चैप्टर होता है चालू, क्योंकि सिंगल फेज मोटर का वोल्टता स्तर कितना होता है बेटा, 250 वोल्ट होता है। क्यों, क्योंकि घरों पे यही आती है, 250 वोल्ट तक होता है ना भाई, घरों में यही सप्लाई आती है। इससे क्या होगा बेटा, अब यदि इसे स्रोत से जोड़ दिया जाएगा तो बेटा रोटर पे 2 तरह के यांत्रिक बल लगेंगे। यदि सिंगल फेज मोटर का वोल्टता स्तर 250 तक होता है, यदि इसे स्रोत से जोड़ दिया जाए, इसे बेटा यदि इस मोटर को स्रोत से यानी कि सप्लाई से, स्रोत से जोड़ दिया जाए तो अब बताओ क्या होगा भाई, ये सिंगल फेज सप्लाई है, आपने इस मोटर को जोड़ दिया है ना, ये मोटर की वाइंडिंग बना दी आपने, ये मेन बना दी, और ये क्या बना दी बेटा आपने, स्टार्टिंग वाइंडिंग बना दी, और इसको मैंने सप्लाई से जोड़ दिया। अब क्या होगा बेटा, इसमें 250 वोल्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब रोटर पर यांत्रिक विधि से एक दिशा में या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त में घुमा देना, तो बेटा उसी दिशा में चलता रहेगा। देखना बेटा, अब चूंकि 250 है तो बेटा एक बार तो इस पर बल लगेगा यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर ये बल चेंज हो जाएगा, है ना, यानी कि ये घूमने के लिए तो तैयार है, लेकिन बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टॉर्क बहुत कम होता है। तो अब आप कभी कभी देखते हो ना कि मोटर को मान लो आप इधर, ये मोटर चल रहा है और ये कभी कभी नहीं चल पाता है, तो बेटा इसको घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसका टॉर्क बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका टॉर्क पल्सेटिंग प्रकार का होता है। तो बेटा मैं एक तरफ से अगर घुमा देता हूँ ना तो ये मोटर चलने लग जाती है, ठीक है। तो अब देखना बेटा, अब देखो बेटा, जब इस मोटर को स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब इस मोटर को स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो अब बेटा यांत्रिक विधि से एक दिशा में अगर घुमा दिया जाए तो रोटर उसी विधि में घूमने लगेगा। घुमा दिया जाए, जोड़ दिया जाए तथा यदि यांत्रिक विधि द्वारा, यांत्रिक यानी कि जैसे कि हाथ से, लकड़ी से, कभी कभी पंखा बंद हो जाए ना तो बेटा यूं उससे चला लिया करो, या अपनी झाड़ू वगैरह होती है ना उससे चल जाएगा। क्योंकि सिंगल फेज मोटर का वोल्टेज स्तर 250 वोल्ट तक होता है, यदि मोटर को स्रोत से जोड़ दिया जाए तथा यांत्रिक बल द्वारा इसे क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त
दक्षिणावर्त या बेटा या लिखा है या वामावर्त घुमा दिया जाए तो बेटा आपको पता है क्या होगा, तो मोटर उसी दिशा में चलना चालू करेगी। तो मोटर उसी दिशा में चलने लगेगी, उसी दिशा में चलने लगेगी। अतः कभी-कभी बेटा आपका खराब भी हो जाए ना स्टार्टर, तो आप कुछ नहीं करना, उसको एक दिशा में घुमा देना, है ना? जिस दिशा में आप घुमाओगे उस दिशा का टॉर्क बढ़ जाएगा, परिणामी टॉर्क बढ़ गया और वो घूमने लगेगी उस दिशा में, ठीक है? समझ गए? बहुत से। अब देखो बेटा ये तो था इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है? यानी कि आपका कभी कैपेसिटर खराब हो जाए ना तो इसको घुमा देना, ठीक है? अब देखो, अब क्या सर ये 3 फेज़ की जैसी होती है? तो बेटा इसके स्टेटर की संरचना 3 फेज़ के समान ही होती है। तो लिखो बेटा एकल फेज़ प्रेरण मोटर की संरचना 3 फेज़ के समान होती है। तो लिखो बेटा यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। एकल फेज़ प्रेरण मोटर। क्या लिखोगे बेटा सबसे पहले कि एकल फेज़ प्रेरण मोटर की संरचना 3 फेज़ प्रेरण मोटर के समान ही होती है। यानी कि इसकी संरचना 3 फेज़ प्रेरण मोटर के समान ही होती है। प्रेरण मोटर के समान ही होती है, ठीक है? तो सर फ़र्क क्या होता है? तो फ़र्क यह है कि 3 फेज़ घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, घूर्णीय यानी कि रोटेशनल, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होते हैं बेटा? सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती है ना? जबकि सिंगल फेज़ क्या होती है बेटा? पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। जबकि सिंगल फेज़ मोटर क्या होती है बेटा आपकी? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पल्सेटिंग, ये नाम यूं क्यों देगा बेटा? पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होती है बेटा? सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती। सेल्फ स्टार्टिंग, ये शब्द ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है, नहीं होती है। इसका कारण पूछे तो बेटा क्या है? पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, और वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, इसका कारण क्या है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा? जैसे 3 फेज़ में क्या करते थे बेटा? स्टार्टर के अंदर 3 फेज़ वाइंडिंग डालते थे। उसी तरह बेटा इसमें 3 फेज़ के स्थान पे एकल फेज़ वाइंडिंग को डाल देते हैं, ठीक है? जिस प्रकार 3 फेज़ प्रेरण मोटर में, जिस प्रकार 3 फेज़ प्रेरण मोटर में स्टेटर में जिस प्रकार 3 फेज़ मोटर में स्टेटर में 3 फेज़ वाइंडिंग डाली जाती है। कहाँ डालोगे बेटा? स्टेटर में, ध्यान रखना। जिस प्रकार 3 फेज़ में आप स्टेटर वाइंडिंग भरते थे ना, उसी प्रकार उसी वाइंडिंग डालते हैं। उसी प्रकार जो सिंगल फेज़ मोटर होती है ना, सिंगल फेज़ प्रेरण मोटर में क्या करोगे बेटा? स्टेटर पे सिंगल फेज़ वाइंडिंग डालेंगे। स्टेटर में क्या डाली जाती है बेटा? सिंगल फेज़ वाइंडिंग भरी जाती है, ठीक है? और जब सिंगल फेज़ गई तो उसे काम नहीं चला, तो उसको फिर स्प्लिट करेंगे और फिर क्या बनाएंगे बेटा? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है? बहुत सही। चलिए, अब ज्ञात रहे बेटा, ये जो एक वाइंडिंग है वो रोटेटिंग फील्ड नहीं बना के कैसा बनाती है? पल्सेटिंग बनाती है। और ज्ञात रहे यह सिंगल फेज़ वाइंडिंग कैसा बनाती है बेटा? फील्ड सिंगल फेज़ वाइंडिंग कैसा बनाती है? सदैव पल्सेटिंग फील्ड बनाती है, पल्सेटिंग फील्ड बनाती है। बेटा ये सारे शब्द ध्यान रखना, फील्ड बनाती है। अब आप शायद अच्छे से समझ पा रहे हो कि आखिर ये क्यों नहीं घूमी, है ना? इसलिए बेटा मैंने पहले चीजें समझनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो अब बेटा आपने फाइनली क्या समझा? देखो, आपने फाइनली ये समझा कि शुरुआत में एक फील्ड था, तो एक तरफ टॉर्क लग रहा था, दूसरा नहीं है। तो बेटा क्या है? ये रोटर घूम नहीं रहा था। अब रोटर को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, तो बेटा मैंने क्या किया? इसकी 2 वाइंडिंग की। सबसे पहले तो मैंने इसके टर्न्स बराबर किए। ये क्या है बेटा? टर्नों की संख्या।
लेकिन टर्नों की संख्या बराबर है तो बेटा इसमें प्रतिरोध बराबर है, प्रतिघात बराबर है, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या चल पाएंगे? नहीं। तो बेटा इन दोनों को यानी कि इसको घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कम या इसको ज्यादा या इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बेटा इसका प्रतिरोध कम कर दिया तो बेटा क्या होगा? इसमें धारा ज्यादा जाएगी, लॉसेस ज्यादा होंगे, लेकिन इसको तो मुझे आगे चल के हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका प्रतिरोध ज्यादा रखता हूँ, इसका प्रतिरोध कम रखता हूँ, ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा करंट कहाँ हो? इसमें ही जाए, इसमें केवल स्टार्टिंग का काम हो जाए, है ना? तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के टर्न अलग रखता हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग के प्रतिरोध ज्यादा रखूंगा तो बेटा इसमें धारा कम जाएगी, और बेटा यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें इसके प्रतिरोध को कम रखा जाएगा। ठीक है, हाँ, ताकि धारा सारी के सारी इधर जाती रहे। ठीक, समझ गए? चलिए, अब यहाँ से जब आप पूरा पूरा समझते समझते आ गए, फिर आपको पता चला कि यार इससे तो फिर भी टॉर्क नहीं बन रहा है, क्योंकि टॉर्क बदलने के लिए क्या चाहिए? दो फेज चाहिए। तो फिर इसमें जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा ना बेटा, वो और कम होगा। देखो 5m माइनस 5f, यानी कि बहुत कम घूमेगी। इसलिए बेटा आपको पता है मोटर जब चालू करते हैं ना, अपन पंखा चालू करते हैं, कैसी आवाज आती है? टर। लेकिन बाद में अगर उसको पूरा चालू करना है ना, आप किसी भी दिशा में उसको घुमा दो। क्यों? क्योंकि फ्लक्स देखो इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है। इसलिए आप क्लॉकवाइज तो घुमाओगे तो क्लॉकवाइज चलने लगेगा, उल्टा घुमाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपसे ये सारी चीजें ना पूछ के सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा होता है बेटा, तो इसमें ये सेल्फ एक्साइटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा इस पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और थ्री फेज में क्या होता है बेटा, वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, हाँ। फिर देखो बेटा, तीन फेज वाइंडिंग में मोटर के स्टेटर पे अपन तीन फेज सप्लाई डालते थे, तीन फेज वाइंडिंग डालते थे। तीन फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर में क्या डालोगे बेटा? तीन फेज। इसमें क्या डालते हैं? सिंगल फेज वाइंडिंग डालते हैं। ठीक है, तो आपको कोई पूछेगा कि बताओ ये जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है वो किस में है, तो वो स्टेटर में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बेटा जब आप ये सारी चीजें जान चुके हो तो अब आप पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे बेटा कार्य सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली। बेटा अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बेटा ये सिद्धांत करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लेकिन बेटा इसकी कार्य प्रणाली है ना, वो किस पर आधारित है? लेंज के नियम पर। किस पर है? लेंज के नियम पर। देखो लेंज का नियम क्या होता है, सिंपल सा देखो, ये छोटा सा एक मिथ हटाओ पहले। बेटा जब भी आपको पूछेगा ना कि सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत, तो बेटा उसको क्या बताओगे? इसका कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना? लेकिन बेटा अगर इसको चलाने की कार्य विधि पूछोगे ना, अगर आपको आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल फेज मोटर की कार्य प्रणाली, तो बेटा कार्य प्रणाली पूछे, कार्य प्रणाली, तो बेटा इसकी कार्य प्रणाली क्या है? लेंज का नियम ही है, लेंज का नियम। बेटा ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अक्सर आप किसी को नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपको कार्य सिद्धांत पूछे तो क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और कार्य सिद्धांत देखो हुआ क्या, मैं बताता हूँ। अभी मैं पढ़ाऊंगा कार्य सिद्धांत। देखो ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, और ये आपकी क्या है बेटा? स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना? अब देखना, जब आप यहाँ से सप्लाई दोगे ना, जब आपने यहाँ से सप्लाई दे दी मान लो, तो बेटा करंट इसमें और इसमें जाएगी, है ना? अब देखो ये क्या है? आपका रोटर है। क्या है? रोटर है। अब देखो बेटा, अगर मैं मानता हूं कि मेरी जो ये घूमती हुई अंगुलियां है वो है धारा की दिशा, तो ये लो मेरे धारा की दिशा, तो बेटा यहाँ पर बल कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है कि नहीं? हाँ। और बेटा ये जो होगा ना, जब इसके अंदर धारा जाएगा ना, अब सुनो, ये धारा का बल लग रहा है, और ये यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ये रह गया मेन का फ्लक्स, और ये क्या है बेटा? स्टार्टिंग वाइंडिंग का फ्लक्स, है ना? अब देखना आराम से देखो, इन दोनों फ्लक्स के कारण बेटा क्या होगा? इस दोनों फ्लक्स के कारण ये रोटर भी घूमने की कोशिश करेगा, है ना? ये रिजल्टेंट टॉर्क से तो चलेगा। अब देखो जब इस टॉर्क पे होगा बेटा, ये जब इसको काटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ईएमएफ बनेगा। और जब इस रोटर की सेकेंडरी को क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किटेड। ध्यान है आपको? बिल्कुल बेटा। आप क्या करते हो? स्क्वायरल केज मोटर में मैंने आपको थ्री फेज में भी यही बताया था कि केज की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। केज की सेकेंडरी को क्या किया जाता है बेटा? शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। और बेटा इस शॉर्ट सर्किट करने पर क्या होगा? इस रोटर के अंदर विपरीत दिशा में क्या बहेगी बेटा? धारा बहेगी, और इस धारा के कारण बेटा क्या उत्पन्न होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। ध्यान रखना। तो बेटा अगर रोटर के घूमने की कार्य प्रणाली पूछेगा तो लेंज का नियम ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि रोटर में जो धारा की दिशा होगी वो उल्टी दिशा में होगी, और इसके कारण जो टॉर्क लगेगा ना बेटा, वो टॉर्क लगेगा लेंज के नियम से। समझ में आया? लेंज का नियम है ना? क्योंकि ये विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही होगा तो इसका खुद का भी एक ईएमएफ बनेगा, खुद का भी एक ईएमएफ बनेगा। ठीक है, समझ गए? सिंपल, ये ध्यान रखो, ये नाम ध्यान रखो अगर आपको सिद्धांत समझ में नहीं आया तो। ठीक है, समझ में आया? बहुत सही। क्योंकि आपने फ्लक्स दिया, इसमें फ्लक्स बना, इसमें फ्लक्स बना, इन दोनों के रिजल्टेंट क्या है? इसके पास कुछ फ्लक्स आया, इसके पास कुछ फ्लक्स होने के बाद इसने रोटर को काटा, और रोटर के काटने पर क्या हुआ बेटा? रोटर में इसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, और जहां पर भी शॉर्ट सर्किट होता है वहां से क्या बहती है बेटा? धारा बहती है। और जहां पर भी धारा आएगी वहां पर क्या आएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया कि नहीं? और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आया, यानी कि यहाँ पर क्या बना बेटा? फ्लक्स। और इन दोनों से क्रिया से क्या निकला? टॉर्क निकला, टॉर्क, और मोटर घूमने लगी। तो बेटा अगर कार्य प्रणाली पूछे तो लेंज का नियम ही होगा। ठीक है,
समझ में आया? और बेटा अगर कार्य सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत तो सिंपल सा है बेटा, ये धारा दी और धारा मतलब क्या होता है बेटा, विद्युत, और उसे क्या बनी है, चुंबक। यानी कि अगर सिद्धांत पूछे तो चुंबकीय प्रेरण का ही सिद्धांत है। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब पढ़ते हैं बेटा एकल फेज का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे एकल फेज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा। तो ये थी बेटा छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब अगले वीडियो में अपन इसका सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप मैं आपको शुरुआत इसका दे पाया हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए मैंने इसको आराम से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम।